लेक्चर 2 ऑफ यूनिट 16 दैट इज योर लास्ट यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं दी बेसिक इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियाई, इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन, इसके अलावा बाइंडिंग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। फिर हम ये भी देख चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई है वो किस पर लाई करती है, और फिर हम ये भी देख चुके हैं कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है कैसे वो रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है। सो आज हम उसी रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस की कंटिन्यूएशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, मींस कि अगर किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई से कोई अल्फा या बीटा या गामा रेज एमिट होती हैं तो बाकी डॉटर न्यूक्लियस पे क्या बचता है। उसके अलावा हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, डीके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके अलावा जो एक्टिविटी की टर्म है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इसको देखेंगे, इसके यूनिट्स को देखेंगे, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो आज ही का है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आते हैं और इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी हम आज एक कुछ टिपिकल प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे जिससे इंशाल्लाह आपको इन कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। सो जब हमने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा था तो हमने कहा था कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, जिनका आप कह लेंगे एटॉमिक नंबर 82 या मास नंबर 210 से ज़्यादा होता है, तो उनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो हमने ये जो आज का टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, इसमें हमने ये देखना है कि आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज पीछे जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसमें क्या चेंजिंग आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एमिशन। सो अल्फा पार्टिकल एमिशन का क्या इफेक्ट होता है पीछे बच जाने वाले न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर पर और मास नंबर पर। सो इसमें होता यह है कि फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और जिसका जो मास नंबर है वो A है। इसमें से जब आप एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं तो जो बाकी पीछे बच जाने वाला न्यूक्लियस होता है उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और उसके मास नंबर में 4 की कमी होती है। बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बेसिकली ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो मास नंबर है वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर होता है, तो ये 2 और 2 4 होकर सब्ट्रैक्ट हो गए, और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो ये 2 प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट हो गए। एक चीज़ हम आगे जाके देखेंगे, और ये जो हिंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल भी होता है, कि ये जो मास नंबर है ये मास नंबर में चेंज सिर्फ अल्फा पार्टिकल एमिशन से आती है, बीटा पार्टिकल एमिशन से नहीं आती। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर आगे जाके काम आएगी आपके। उसके बाद है हमारे पास द बीटा पार्टिकल एमिशन। अब ये जो बीटा पार्टिकल एमिशन है मैं जरा बुक से हटके इसको आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये है 2 तरह की एमिशन, एक है नेगेटिव बीटा और एक है पॉजिटिव बीटा। तो जो नेगेटिव बीटा एमिशन है उसको आप ऐसे लिख देते हैं और जो पॉजिटिव बीटा एमिशन है उसको आप ऐसे लिख देते हैं। सो जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल हैं आपकी बुक में यही है, राइट, ये आपकी बुक में। तो जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल हैं उसमें बेसिकली दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, ये फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन्स है। पॉजिट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या सिमिलरिटी है, दोनों को चार्ज +1.6 × 10⁻⁹ होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो किसी भी न्यूक्लियस से नेगेटिव बीटा पार्टिकल कब निकलता है, जब एक न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो जाता है एक प्रोटॉन में, राइट, ये प्रोटॉन को लिखा मैंने, बाय एमिटिंग 1 नेगेटिव बीटा पार्टिकल, और उसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, राइट, लेकिन ये पार्टिकल इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी और मोमेंटम ये जरूरी होता है। सो बेसिकली नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन बाय एमिटिंग द नेगेटिव बीटा पार्टिकल एज वेल एज एंटी न्यूट्रिनो। तो किसी भी न्यूक्लियस से आप देखिए कि फर्स्ट कीजिए ये एक न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, तो जब उससे एक बीटा पार्टिकल निकलेगा यानी कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ है और प्रोटॉन बढ़ा है। अगर प्रोटॉन बढ़ा है ना, इसका मतलब है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, और जो मास नंबर है वो वही का वही रहेगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ है, एक प्रोटॉन बढ़ा है, तो मास नंबर तो वही का वही खड़ा हुआ है। सो ये आपकी बुक में है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि विद द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल द एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज, ये जो केस है ये आपकी बुक का है, राइट, नेगेटिव बीटा पार्टिकल ये आपकी बुक में इसकी एमिशन दी हुई है। जबकि इसके अलावा एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिशन भी होता है, और ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिशन कब होता है, जब एक प्रोटॉन जो है, जब एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है इनटू अ न्यूट्रॉन, तो फिर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की एमिशन होती है और उसके साथ एक पार्टिकल न्यूट्रिनो भी एमिट होता है, राइट। तो इस केस में जो है वो अगर ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई है तो क्योंकि अब एक प्रोटॉन कम हुआ न्यूट्रॉन बढ़ा, तो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें से एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, जबकि मास नंबर जो है वो वही रहेगा, राइट। अब ये देखें ये जो क्वेश्चन है इनमें एटॉमिक नंबर भी दोनों तरफ बराबर है अगर आप सम करें, और मास नंबर भी दोनों तरफ बराबर है। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए फिर विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ये ना बताया कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल है या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल द एटॉमिक नंबर विल ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी बोथ हैंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस, तो फिर तो आप बोथ हैंड भी प्रेडिक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर बोथ का वाला ऑप्शन ना हो तो आपने एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज की बात करनी है, क्योंकि आपकी बुक में ये वाला जो प्रोसेस है वो कोट किया गया है। अदरवाइज जो बीटा पार्टिकल एमिशन होती है ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल भी होते हैं और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी होते हैं जो कि एमिट होते हैं। और जो नंबर 3 है हमारे पास, दिस वाज नंबर 2, दिस वाज नंबर 1, दिस वाज नंबर 2, और जो नंबर 3 टाइप ऑफ एमिशन है वो है गामा पार्टिकल एमिशन आपके पास। ये जो गामा पार्टिकल एमिशन होती है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन। सपोज वी हैव एन एक्साइटेड न्यूक्लियाई, ये स्टेरिक का साइन एक्साइटेड न्यूक्लियस को बताता है। तो जब ये डी एक्साइट होता है दे विल बी नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर, दे विल बी नो चेंज इन द मास नंबर, ओनली व्हेन द न्यूक्लियस गेट्स डी एक्साइटेड आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, तो फिर गामा पार्टिकल की एमिशन होती है। सो द एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल विल लीड नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर एज वेल एज द मास नंबर। ना एटॉमिक नंबर में से कोई चेंज आती है और ना ही आपके मास नंबर में से कोई चेंज आती है। सो ये जो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का, इसको आपने ध्यान में रखना है। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूमेरिकल्स हैं अबाउट द टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने नोट किया होगा कि देयर इज द चेंज इन द मास नंबर ओनली इफ द अल्फा पार्टिकल आर गोइंग टू बी एमिटेड। अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं तो फिर जो है वो चेंज आता है मास नंबर में, अदरवाइज नहीं आता।
सो लेट्स सॉल्व फ्यू एमसीक्यूज अबाउट द टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, अ न्यूक्लियोइड विद मास नंबर m एंड एटॉमिक नंबर n डिसइंटीग्रेट्स emitting an alpha particle and a negative beta particle. The resulting nuclide has mass number and atomic number respectively. So देखिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस था, राइट। सो उसमें से क्या क्या निकला जी, पहले एक अल्फा निकला, जब अल्फा निकला होगा तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया होगा, मास नंबर 4 कम हो गया होगा, एंड नेगेटिव बीटा। और जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकला होगा, लेट्स से हम इसको क्यू कहते हैं न्यूक्लियस को, तो फिर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया होगा तो Z-2 + 1 हो गया होगा, और ये कितना होगा, ये वैसे का वैसे रहा होगा। सो बेसिकली अगर ऐसा हुआ हो तो फिर द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई हैज़ मास नंबर, तो मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4 एंड द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 1। सो डेल्टा ऑप्शन कि m -4 एंड n -1 हुआ है हमारे पास। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिके ऑफ थोरियम 90 to 32, उसकी जो एंड प्रोडक्ट है ये है Pb 82 208, राइट। द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आर। सो सबसे पहले इसमें देखिए कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का हिसाब लगाना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो अल्फा और बीटा दोनों को निकलने से चेंज होता है ना, जबकि मास नंबर सिर्फ किससे चेंज होता है, अल्फा पार्टिकल के निकलने से चेंज होता है। तो आपको अल्फा पार्टिकल आसानी से मालूम हो सकते हैं अगर आप इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो 232 - 208 कितना बच जाएगा जी, 24। एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर कितना डिक्रीज होता है, 4। तो आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा पार्टिकल का मिलेगा। यानी कि मास नंबर का जो भी डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, अल्फा पार्टिकल। अब पहले देखें पूछा गया है नंबर ऑफ अल्फा, पहले अल्फा फिर बीटा, देखें अल्फा 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी अब हमने डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा आंसर है, राइट। अब देखिए कि 6 अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 90 था, माइनस होकर कितना हो जाना चाहिए था, 12 माइनस हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 माइनस होता है। तो 90 - 12 कितना हो जाता, 78, जबकि एक्चुअली कितना है 82। इसका मतलब है कि इसमें से 4 बीटा पार्टिकल मिट हुए हैं, क्योंकि एक बीटा पार्टिकल के निकलने से, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल के निकलने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो एक बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर 4 बढ़े, इसका मतलब है 4 बीटा पार्टिकल निकले होंगे। तो 6 अल्फा एंड 4 बीटा इज द आंसर। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। सिमिलरली आगे देखिए कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है जी हमारे पास, 92U238 न्यूक्लियस है, एमिट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जब 2 अल्फा निकलेंगे तो जो भी न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज वो Y है, वो क्या बच जाएगा जी, 2 अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर 4 कम हो जाएगा तो ये 88 हो जाएगा, और ये 8 कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, ये 230 हो जाएगा, राइट। एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, अब 2 बीटा पार्टिकल निकले हैं तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट की रिजल्टेंट न्यूक्लियस क्यू है तो एटॉमिक नंबर 88 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, ये 230 ही रह जाएगा। सो क्वेश्चन ये था कि द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द थोरियम न्यूक्लियस, ये थोरियम है तो वो एटॉमिक नंबर 90 होगा और मास नंबर कितना होगा, 230 होगा। पहले मास नंबर क्या हुआ है, तो मास नंबर 230, ये तरतीब का भी आपने जरा ख्याल रखना है, राइट। सो 230 इज द मास नंबर एंड 90 इज द एटॉमिक नंबर। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द बीटा पार्टिकल रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस। जब हमने देखा था अभी नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिशन में कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है इनटू जब एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है इनटू प्रोटॉन या कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन, तो फिर जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द यूरेनियम एटम 92U238 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल टू बिकम थोरियम। तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो वो थोरियम हो जाएगा, यानी कि 92 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 238 क्या हो जाएगा जी, 234 हो जाएगा, राइट। विच देन एमिट्स अ बीटा पार्टिकल टू बिकम प्रोटेक्टेनियम। तो बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो फिर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 91। वही पूछा हुआ कि प्रोटॉन नंबर क्या है प्रोटेक्टेनियम का, तो वो क्या हो जाएगा 91। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, वो डिके होते हैं, और उनमें से अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल जो हैं वो एमिट होते हैं। तो उसी से हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो आती है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, यानी कि इसमें ऐसे एटम्स मौजूद हैं जो कि अनस्टेबल हैं, मीन जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है, राइट। तो ये हमारे पास सेट ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। तो वो टाइम जिसमें ये आधे न्यूक्लियस डिके हो जाएं और बाकी आधे बच जाएं, राइट, आधे न्यूक्लियस डिके होके आधे न्यूक्लियस बच जाएं, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। स्टूडेंट, हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ये प्योरली एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर एटम को जिसको मैंने इंसर्कल किया है, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट व्हेन दिस एटम विल डिके। ये एटम जो है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये हो सकता है पहली हाफ लाइफ में डिके हो गया हो, या हो सकता है कि दूसरी हाफ लाइफ में भी डिके हो गया हो, या हो सकता है तीसरी हाफ लाइफ में जाकर डिके हो, या हो सकता है चौथी हाफ लाइफ में। अब वी नेवर नो कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये कब डिके होगा। यानी कि रेडियो एक्टिविटी को जब हम कहते हैं ना कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो हम किसी पर्टिकुलर एटम पर हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि ये इस हाफ लाइफ में डिके हो जाएगा, या उसे अगली हाफ लाइफ में डिके हो जाएगा, या उसे अगली हाफ लाइफ, हो सकता है वो कभी भी ना हो, यू नेवर नो। इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है, कोई भी, चाहे उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, चाहे उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, जो कोई भी डियर स्टूडेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उसको मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे, अभी आप ये बस ये लाइन याद रख लें कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू डिके कंप्लीटली इज इनफाइनाइट, राइट। अब फर्स्ट कीजिए शहर की आबादी जो है वो 10 लाख है, तो वो टाइम इसमें 5 लाख आबादी रह जाएगी, 5 लाख जो है वो डिके यानी कि फॉत हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। जितने ओरिजिनल नंबर, हियर n इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे डियर स्टूडेंट्स, डिके होने वाले
एटम्स की तादाद भी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर शहर की आबादी 50 लाख है तो पहली हाफ लाइफ में 25 लाख लोग बच जाएंगे और 25 लाख डिके हो जाएंगे, और अगर शहर की आबादी 10,000 है तो फिर सिर्फ 5,000 डिके होंगे, यानी कि जितने एटम्स शुरू में ज़्यादा होंगे उतने डिके होने वाले एटम्स भी ज़्यादा होंगे। और फिर ये जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जाहिर बात है अगर जो टाइम है उसमें 2 हाफ लाइफ हो रही हैं तो फिर ज़्यादा एटम्स डिके होंगे, अगर उसमें 4 हाफ लाइफ इस टाइम में हो रही हैं तो फिर और ज़्यादा एटम डिके होंगे। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें सो इट विल बी dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n, इस टाइम को आप dt बोल दीजिए। सो ये -n dt आ जाएगा। सो dn इज इक्वल टू d को आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो डेल्टा बोल सकते हैं, स्लाइड चेंज को इसको आप डेल्टा बोल दीजिए, -n डेल्टा t, राइट। सो इधर भी डेल्टा n लिख दीजिए, डेल्टा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके। आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज लैम्डा, और इस लैम्डा को हम बोलते हैं, दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं। सो और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आई आपके पास, ये आ गया -del n ओवर डेल्टा n ओवर डेल्टा t, राइट। सो ये क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। सो दैट इज बाय द यूनिट ऑफ लैम्डा इज पर सेकंड, बिकॉज ये तो रेशो है, ये तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ टाइम होगा तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज ऑफ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि पर सेकंड है। और यहीं से बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म भी निकलती है, अगर आप इसको इस इक्वेशन को जो है जो आपने लिखा हुआ है -λn डेल्टा t, सो अगर आप डेल्टा n ओवर डेल्टा t कर दें तो ये आ जाएगा -λn। ये है दी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। सो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये हम इसको बोलते हैं एक्टिविटी, राइट। सो ये एक्टिविटी कहलाता है और ये एक्टिविटी बराबर होती है लैम्डा n के बराबर। सो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द एक्टिविटी, सो अगर आप इसी डेफिनेशन को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि काउंट रेट, यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। देखें dn ओवर dt और ये लैम्डा n के बराबर है। अब ये जो n है, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं n, इनका ये डिकेइंग एटम्स जो हैं इनके साथ रिलेशन क्या बनेगा जी, ये एक बात याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे भी सही कि जो कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। तो ये n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं और ये n क्या है, ये वो जो एटम्स हैं ये वो एटम्स हैं जो कि डिके हो गए। सो लैम्डा n की जगह n नॉट -e लैम्डा t पढ़ सकते हैं। ये लैम्डा n क्या होता है, एक्टिविटी होता है। लैम्डा n नॉट क्या होगा, ये a नॉट होगा, राइट। सो a नॉट इज द एक्टिविटी एट t इज इक्वल टू 0, राइट। सो एक्टिविटी जो है इसके जो यूनिट है वो बेक्रेल है, वो क्यूरी है, वो रदरफोर्ड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो लिखे हुए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। 1 बेक्रेल इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 रदरफोर्ड इज 10 raised to power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एंड 1 क्यूरी इज 10 raised to power 3.7 into 10 raised to power 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, राइट। सो देयर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी। अब हम जो है एक ग्राफ को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है एक्चुअली डिके कैसे होता है, राइट। सो सपोज हमारे पास दिस इज द टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज द सेकंड हाफ लाइफ, दिस इज द थर्ड हाफ लाइफ, दिस इज द फोर्थ हाफ लाइफ एंड सो ऑन। एंड हियर वी हैव द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स n नॉट, एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स n नॉट, राइट। पहली हाफ लाइफ के बाद कितने एटम रह जाएंगे, n नॉट बाई 2 रह जाएंगे। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक n नॉट है तो इसका हाफ तो यही आएगा। सो हियर इज n नॉट बाई 2। तो पहली हाफ लाइफ के बाद आपके पास n नॉट बाई 2 एटम्स रहेंगे, राइट। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इसका भी हाफ रह जाएंगे, यानी कि n नॉट बाई 4 रह जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर n नॉट बाई 2 है तो n नॉट बाई 4 यानी कि n नॉट बाई 2 का हाफ तो यही आ जाएगा ना। तो ये दूसरी हाफ लाइफ के सामने एक और पॉइंट लगा दीजिए, राइट। तीसरी हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, इसका भी हाफ रह जाएंगे, n नॉट बाई 4 का हाफ क्या होगा, n नॉट बाई 8 हो जाएगा। तो ये n नॉट बाई 8 जो है वो तीसरी हाफ लाइफ के बाद आ गया। और फिर चौथी हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएंगे जी, n नॉट बाई 16 हो जाएंगे एटम्स, और फिर ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो अब अगर आप जो है इसको इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, राइट, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, सो दिस कर्व इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट। और आपको पता होगा, बल्कि आपको तो नहीं पता होगा, मैथ के स्टूडेंट नहीं है, दिस एक्सपोनेंशियल कर्व विल नेवर टच विद द एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस पर टच करेगी तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट जो वाई एक्सिस पर हैं वो 0 होंगे ना। याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल प्रोसेस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। हम कहते हैं ना कि कैपेसिटर 5 हाफ लाइफ के बाद 99.99% चार्ज होता है, वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। तो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस एक्सपोनेंशियल है, इंडक्टर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस एक्सपोनेंशियल है, और उसके अलावा जो रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस है ये भी एक्सपोनेंशियल है। सो जितनी भी जो है वो हाफ लाइफ आप ढालें, जो बचे हैं उनका आधा डिके होना है ना, तो कंप्लीटली तो कभी भी डिके नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी unstable radioactive nuclei is equal to infinity in order to decay it completely, right? So experiments have revealed, एक तो हमने ये पढ़ा ना कि lambda is equal to fraction of decaying atoms per unit time। दूसरा एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि ये जो डिके कांस्टेंट है और जो हाफ लाइफ है उसकी जो प्रोडक्ट है इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ नंबर, और ये नंबर है 0.693। ये स्टूडेंट्स मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टिप देता हूँ कि ये नंबर आप ऐसे ही याद रखें, लेकिन अगर आपको डिके कांस्टेंट दिया तो आप हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं, अगर आपको हाफ लाइफ दिया हो तो आप डिके कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आसानी हो जाएगी, अगर आप इसको 0.693 की जगह 0.7 पुट करें तो फिर आप देख लेंगे राउंड अबाउट करके कि जो आंसर उसके मुताबिक फिजिबल होगा, तो उसको आप कैलकुलेशन में आसानी के लिए आप इसको 0.7 जो है वो रख सकते हैं। सो फर्स्ट कीजिए हमारे पास 2 अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, इनके दोनों से अल्फा बीटा गैमा रेज निकल रही हैं, और उन दोनों में से एक जरा रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, इनके एक की डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एक की एक्टिविटी कम है और एक की एक्टिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी एक्टिविटी कम है, इनके नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कम है, जाहिर बात है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। रिलेटिवली मैं स्टेबल की बात कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक लाइन के फॉर अ रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई,
मैंने स्टेबल नहीं कहा, स्टेबल होता फिर तो उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकल ही ना, फिर तो रेडिएटिविटी का चक्कर ही ना होता। मैं बात कर रहा हूँ फॉर रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई, क्या होगा जी, उसकी जो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकंड है, यानी कि डिके कांस्टेंट वो क्या होगा, वो कम होगा, राइट। उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी एक्टिविटी जो कि लैम्डा एन के बराबर है वो क्या होगी, वो कम होगी, और उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई एक रिलेटिवली अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उसकी हाफ लाइफ कम होगी, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें अभी जो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं उनको हम अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं उनको आप जो है वो इस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं कि हाउ टू आंसर देम, राइट। सो लेट अस सॉल्व फ्यू प्रैक्टिस एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक रेडियोएक्टिविटी, और हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनका इस्तेमाल भी सीख लीजिए। देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट देखने हैं तो वो उसका फार्मूला याद रखिए, वो है 1/2 की पावर n इंटू n नॉट, और यहाँ पर जो n है ना जी, n से मुराद है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि 3 हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बच गए, तो यहाँ पर n की जगह पे 3 रखेंगे, राइट। सो ये आ जाएंगे 1/2 की पावर 3, 1/8 हो जाएगा, तो n नॉट बाई 8 यानी कि ओरिजिनल का 8, यानी कि इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैं वो आ जाएंगे n नॉट 1/2 की पावर n इंटू n नॉट, और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलता है कि n/n नॉट इज 2 की पावर n। अब इसका इस्तेमाल भी हम अभी जो है वो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये है नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट के लिए रिलेशन। सो इफ वी हैव नंबर ऑफ एटम्स डिकेड, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स डिकेड की बात करें इन पर्टिकुलर हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ एटम्स डिकेड की अगर आप बात करेंगे ना तो उसका फार्मूला आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर n इंटू n नॉट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जी 3 हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स बाकी रह गए, तो आप n की जगह 3 रखेंगे तो 1/2 की पावर 3 आ जाएगा, वो 1/8 बाकी बच जाएंगे। तो अगर 1/8 बाकी बच जाएंगे, यानी कि ये वाला जवाब 1/8 आ गया ना, तो डिके कितने हो जाएंगे, यानी कि मैं कहता हूँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स डिकेड आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो ये 1/1 ये तो वो हैं जो बच गए हैं, तो टोटल में से बचे हुए निकालना है, डिकेड बाकी बच जाएंगे, यानी कि 1 - 1/8 वो क्या हो जाएगा, वो 7/8 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से रेशो के क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन दो फार्मूलाज को आपने जो है वो ज़हन में रखना है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट के लिए ये फार्मूला और नंबर ऑफ एटम्स डिकेड के लिए फार्मूला। n नॉट से मुराद ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है और n से मुराद है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। फिर स्टूडेंट एक फार्मूला तो आपने ये पढ़ा ना कि हाफ लाइफ इज 0.693 ओवर डीके कांस्टेंट, राइट। एक फार्मूला है और मीन लाइफ का फार्मूला होता है 1/λ। ज़्यादा बड़ी कौन सी लाइफ होगी, मीन लाइफ, तो हम एक टोटल पूरे के पूरे एटम्स की जो है वो लाइफ ले रहे होते हैं ना। सो यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इट मीन्स के मीन लाइफ इज ग्रेटर देन दी हाफ लाइफ। और यहाँ से आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो डिके कांस्टेंट है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन लाइफ। जो डिके कांस्टेंट है ये मीन लाइफ का क्या है, रेसिप्रोकल है, राइट। तो ये चीज़ें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी आ सकती हैं, और ये जो फार्मूलाज हैं इनसे वी कैन सॉल्व मेनी न्यूमेरिकल्स, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम जो है वो रिलेटेड एमसीक्यूज की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। So let's solve few practice MCQs about the topic. A radioactive substance decays to 1/16 of its initial activity in 40 days. अब ये 1/16 क्या है, देखें हमने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट का रिलेशन पढ़ा था ना, n = n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। तो ये जो 1/16 है ये बेसिकली n/n नॉट के बराबर है, राइट। और ये जो n/n नॉट है ये किसके बराबर है, ये 1/2 की पावर n है। अब एक्टिविटी फॉल्स टू 1/16 का मतलब है कि शुरू में अगर 16 एटम रहते थे तो अब कितने, सिर्फ एक एटम रह गया, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी ना 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी या इस तरीके से, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे कि 1/2 की पावर n, अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है मेरे पास आ जाएंगी, वो 4 आ गई। उसके बाद देखिए, और ये टोटल टाइम क्या कह रहा है, वो 40 डेज कह रहा है, टोटल टाइम इज ऑफ 40 डेज, यानी कि देखिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इन 40 डेज। तो 40 डेज हाफ लाइफ नहीं है, 40 डेज टोटल टाइम है। वो क्या पूछ रहा है आपसे, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर हमारे पास n हाफ लाइफ है और ये एक हाफ लाइफ का टाइम है, तो अगर आप n हाफ लाइफ को एक हाफ लाइफ के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जाहिर बात है टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने हाफ लाइफ को मालूम करना है तो हाफ लाइफ को कैसे मालूम करेंगे, t/n। सो t इज 40 एंड n इज 4, सो हाफ लाइफ कितनी आ गई, 10 डेज, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 10 डेज। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखिएगा, द क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 1600 years, द फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ द रेडियम दैट वुड रिमेन अनडिकेड आफ्टर 6400 years। तो सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन अनडिकेड, यानी कि जो बच गए हैं, तो अनडिकेड के लिए जो फार्मूला होता है आप जानते हैं कि वो अनडिकेड के लिए फार्मूला होता है 1/2 की पावर n, इतने बच जाते हैं। और यहाँ पर n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो हमें सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है 1600 years, राइट, और टोटल टाइम दिया हुआ है 6400 years, 6400 years। तो ये जो फार्मूला है n = n इंटू हाफ लाइफ, यहाँ से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, टोटल टाइम ओवर 1 हाफ लाइफ, तो ये आ जाएगा 6400 ओवर 1600, ये कितना आ जाएगा जी 4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी जी 4। अब यहाँ 4 रखिए तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4 एंड दैट मीन्स 1/16। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह एक और क्वेश्चन देखिएगा, एंड द क्वेश्चन इज बिस्मिथ 210 हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 days, द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ अ सैंपल ऑफ बिस्मिथ 210 टू डीके इज। तो देखिए 7/8 अगर डिके हो गए तो बाकी कितने बचे, 1/8 बचे। वैसे तो हमने यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है ना हमने, इनके हाफ लाइफ तो दी हुई है,
5 days, राइट। सो हमने ये देखना है कि 7/8 कितनी देर में डिके होगा। तो पहले तो ये देखेंगे 7/8 के लिए हाफ लाइफ कितनी चाहिए। तो इस 7/8 अगर डिके हो गए तो बाकी कितने बचे 1/8। इसका मतलब है कि 1/2 की पावर n को मैं 1/8 लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल सकती है, बिकॉज 8 को मैं 2 रेज़ पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं। तो क्या सवाल अब सिंपल हो गया कि हाफ लाइफ है 5 दिन, और 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी हाफ लाइफ के बाद जो है वो 7/8 बचेगा 3 हाफ लाइफ के बाद। तो 3 हाफ लाइफ में दिन कितने बनते हैं, 5 × 3 वो क्या आ जाएगा जी 15 डेज। तो आफ्टर 15 डेज 7/8 डिके हो जाएंगे, यानी कि 1/8 बाकी बच जाएंगे, राइट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वंस अगेन ये दिया हुआ है आपको n/n/n0 दिया हुआ है 1/64, और ये किसके बराबर होता है 1/2 की पावर n के। तो क्या मैं 1/64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पावर 6 हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको निकल गई 6। क्वेश्चन ये है कि ये जो 1/64 तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा है ना, टोटल टाइम वो था 30 सेकंड्स। तो ये पूछ रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगी। वंस अगेन ये वाला फॉर्मूला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे कितने न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। तो हाफ लाइफ जो है ना वो आ जाएगी T/n। सो टोटल टाइम इज 30 एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ आर 6, सो द हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 5 सेकंड। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के एक और क्वेश्चन देखिएगा। When an animal dies, each gram of carbon in its body emits about 16 beta particles each time, right? Each gram of carbon from same animal remain is found to be 4 beta particles। उसको मरे हुए काफी देर हो गई थी, तो जो एक्टिविटी थी वो 16 बीटा पार्टिकल से क्या हो गई 4 बीटा पार्टिकल पर आ गई, राइट। हाउ ओल्ड इज द एनिमल, कितनी देर हो गई है उस जानवर को जो आपको मिला है जिसकी एक्टिविटी 4 बीटा है। तो वंस अगेन देखें n/n0 कितनी बाकी बच गई 4 बीटा, और शुरू वाली कितनी थी 16 बीटा, तो ये आ गया 1/4। इसका मतलब है 1/2 की पावर n बराबर है 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, और आपको पता है कि n/n0 किसके बराबर होता है 1/2 की पावर n के। इसका मतलब है कि 2 हाफ लाइफ हुई हैं। तो एक हाफ लाइफ इसने बताई हुई है 6000 साल, तो 2 हाफ लाइफ का मतलब हो गया 12000 साल। तो इसका मतलब है कि वो जो जानवर मिला है आपको वो 12000 साल पुराना है। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज द